जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 5 को पढ़ेंगे। तो इसमें जो चैप्टर 5 में है संघ एवं इसका क्षेत्र, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा पॉलिटी से जो हमारा एम लक्ष्मीकांत का जो पॉलिटी का जो बुक है ना, उससे भी है, और भी जो अदर जो भी इम्पोर्टेंट अगर इसमें टॉपिक है जो एम लक्ष्मीकांत में नहीं है वो भी इसमें ऐड किया हूँ। तो आप इसमें काफ़ी अच्छे से अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं, काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो। देखिए, ये है हमारा चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा 1 से 4 तक जो भाग 1 में है ना, अनुच्छेद 1 से 4 तक जो संघ के बारे में जो बताया गया है, जो हमारे संघ और राज्य के बारे में जो बताया गया है, उसके हमारे जो राज्य है उसमें पुनर्गठन जो हुआ। ठीक है, हमारे राज्य का जो जो हमारे संविधान में जो लिखा गया है कि हमारा जो राज्य है वो कैसे बदलेगा, उसमें नाम का एक कैसे परिवर्तन होगा, हम उसको विभाजित कैसे कर सकते हैं, नया राज्य कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं 1 से 4 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो हम उसको आज इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो है संघ एवं इसके क्षेत्र जो है ये संविधान के भाग 1 के अंतर्गत है। ठीक है, और अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक आप हमेशा याद रखना कि किसके बारे में बात किया गया है, संघ एवं इसका क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग अनुच्छेद देख रहे हैं इसलिए क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें अनुच्छेद वाइज ही आप पढ़ेंगे यहाँ, तभी आपको मेन टॉपिक यही है इस चैप्टर का कि आपको अनुच्छेद वाइज याद रखना है किस अनुच्छेद में क्या हुआ है, तब आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला अनुच्छेद देखिए, पहला अनुच्छेद के अंतर्गत भी जैसे कि कई बार देखे होंगे अनुच्छेद 51 का ऐसा है, तो वैसा ही यहाँ पे है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत 1। ठीक है, उसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ये छोटा सा लाइन में हमारा पूरे जो हमारा देश है ना उसका नाम इसमें आ गया है, और देश की प्रवृत्ति कैसी प्रकृति कैसी होगी वो भी इसमें आ गया है, इतना छोटा सा वर्ड में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहला अनुच्छेद जो ये बताता है कि हमारे भारत का नाम क्या है और हमारा भारत कैसा है। देखिए इसको हम लोग समझेंगे, इसमें हमारा भारत का नाम दो नाम है। ठीक है, एक है इंडिया, दूसरा है भारत। हम लोग दो नाम क्यों रखे, यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, तो हम लोग दो नाम इसलिए रखे क्योंकि एक नाम जो भारत है वो हमारे पुराने इतिहास से चला आ रहा है, तो उसको भी हमारे को बना करके रखना था। और जो इंडिया है वो क्या है, हमारा पूरा वर्ल्ड लेवल पे जो है वो इंडिया के नाम से ज़्यादा जाना जाता था, तो इसलिए हम लोग इंडिया को भी रखना पड़ा ताकि जो वर्ल्ड लेवल पे जो हमारा पहचान है वो बना रहे और आगे बढ़े। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इंडिया अर्थात भारत इस तरीके से हम लोगों ने अपना देश का नाम रखा। और राज्यों का संघ, यहाँ पे आप याद रखना कि ये राज्यों का संघ है, राज्यों का समूह नहीं है, ये दोनों में अंतर होता है। यदि कहीं पे भी ऑप्शन में आता है कि हमारा भारत राज्यों का समूह है तो ये गलत होगा, राज्यों का संघ है। जो समूह है, समूह यानी कि ग्रुप, और संघ यानी कि यूनियन, इसमें फर्क ये होता है। देखो, एक हो गया समूह, एक हो गया संघ। तो समूह में ये होता है कि बहुत सारे लोगों का एक जमाव। ठीक है, एक समूह, एक ग्रुप, तो वो ग्रुप क्या है कि वो स्वतंत्र हैं, वो कभी बाहर भी जा सकते हैं, एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, तो ये समूह हो गया। लेकिन अगर संघ है, जो यूनियन जिसको बोल रहे हैं संघ है, उसमें ये रहता है कि एक बार जो जुड़ गया, जो भी ग्रुप जो जो एक बार जुड़ गया, वो लोग अब अलग नहीं हो सकते। तो ये दोनों में डिफरेंस है हमारे भारत के। अगर परिप्रेक्ष्य से देखें तो जो हमारा जो राज्यों का जो संघ बोला गया है, यानी कि जितने भी राज्य हैं वो अब एक संघ हैं और वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो यहाँ मेन आपको हमेशा याद रखना है कि हमारा जो राज्य है उनको हमारे संघ से, यानी कि हमारा जो देश है उससे अलग होने का अधिकार नहीं है, वो लोग अलग नहीं हो सकते। ये साफ स्पष्ट होता है अनुच्छेद 1 से। ठीक है, अनुच्छेद 1 का दूसरा में है कि देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया है कि
राज्य राज्य क्षेत्र वे होंगे, ठीक है, राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्देशित किए गए हैं। यानी कि जो हमारा पहला अनुसूची है जिसमें संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र करके आप पढ़े होंगे, उसके अंतर्गत जिन राज्यों का नाम रहेगा वही हमारे राज्य हैं। ये अनुच्छेद 1 का दूसरा बताता है इसमें, ठीक है। अब देखिए तीसरा इसमें यह है कि अनुच्छेद 1 का तीसरा में देखेंगे कि जो हमारे राज्य क्षेत्र है ना, उनको अलग अलग बांटा गया है, ठीक है। ठीक है, हम लोग को जो राज्य क्षेत्र है उसको 3 खंड में बांटा बांटा गया है। एक तो हमारा राज्यों का क्षेत्र जो होगा वो, दूसरा होगा संघ क्षेत्र, और तीसरा होगा ऐसा क्षेत्र जिसको हम लोग अर्जित करेंगे, यानी कभी भी हम किसी भी अलग क्षेत्र को मिलाते हैं, वो हमारा तीसरा कैटेगरी में आता है। तो पहला क्या हुआ, पहला हमारे भारत का नाम बताया, पहला के अंतर्गत ही दूसरा हुआ जिसमें बताया कि जो पहली अनुसूची में जो नाम रहेगा वही हमारा राज्य रहेगा। तीसरा बता रहा है कि वो जो विभाजन करके रखा हुआ है कि हमारे जो कैटेगरी क्या क्या रहेगा, ठीक है, हमारे राज्य क्षेत्र का। तो ये हम लोग पहला अनुच्छेद समझ गए। अब दूसरा में देखते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, है ना। देखिए अनुच्छेद दूसरा में क्या बताया गया है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना में स्थापना कर सकेगी, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे ये समझना है कि अनुच्छेद 2 में यहाँ शक्ति दी गई है हमारे संसद को कि जो भी राज्य है उनको अगर संसद को जो ठीक लगता है, किसी राज्य को यदि जैसे एक ही राज्य को हम लोग क्या करते हैं, अभी आंध्र प्रदेश में जो हुआ उसी तरीके से क्या करते हैं कि हम लोग एक राज्य को दो राज्य में बना देते हैं, दो राज्य बना सकते हैं उसी को, या किसी दो राज्य को जोड़ करके एक राज्य बना सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें जो है ना, वो संसद को ये अधिकार दे दिया गया है, ठीक है, कि संसद चाहे तो जो सही लगे वैसा वो कर सकता है। ये अनुच्छेद 2 में दिया गया है, आपको ये याद रखना है। अनुच्छेद 3 में ये बताया गया है कि जो जो संसद की जो शक्ति है वो मतलब क्या क्या शक्ति दिया, क्या क्या शक्ति है, यानी कि कोई राज्य बनाना है तो वो राज्य कैसे बनाएगा, ठीक है, यानी कि उसके पास किस तरीके की शक्ति, यानी कि एक तरीके से विधि। तो तीसरा अनुच्छेद में हम लोग को विधि बताया गया है कि जो संसद होगा वो कैसे बनाएगा, किसी एक दूसरे राज्य का जैसे नाम परिवर्तन करता है, उसका सीमा बढ़ाता है या घटाता है, तो ये सारी चीज़ों को कैसे करेगा, इसका कोई ना कोई तो एक रास्ता होना चाहिए ना, एक कोई ना कोई उनके पास एक सीमित जिस तरीके का शक्ति है वो होना चाहिए। तो जो अनुच्छेद 3 है वो ये बताता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये भी मैं यहाँ पे रखा हूँ कि जो संसद है वो विधि के द्वारा क्या क्या कर सकता है, ठीक है। देखिए पहला इसमें क है कि किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिला करके या किसी क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिला करके नया राज्य का निर्माण कर सकेगी, जो मैं आपको बताया। यानी कि यहाँ पे क्या है, एक तरीके से इसमें बता दिया गया है कि क्या क्या शक्ति है संसद के पास, ये अनुच्छेद 3 में बता दिया गया है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, वही है सब चीज़। किसी राज्य क्षेत्र को क्या करे, घटा भी सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो ये जो सारा चीज़ है वो क्या होगा, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। चलिए आगे अब देख लेते हैं। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही देखिए यहाँ पे हम लोग अब थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जो एक तरीके से जो कैसे परिवर्तन होगा, उसका चरण क्या होगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, देखना क्वेश्चन में ऐसा प्रश्न आता है। देखिए अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं या नामों, ठीक है, आदि में परिवर्तन करने के लिए संसद को एक निश्चित प्रक्रिया को पूरा करना होता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखिए पहला है
किसी नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने के लिए कोई भी विधेयक संसद में तभी पेश किया जाएगा जब राष्ट्रपति उसके लिए सिफारिश करें। मैं इसको लास्ट में पूरा निष्कर्ष बताऊंगा कि क्या होगा इसमें। ठीक है। तो ये जो हमारा जो यहाँ पे जो एक प्रक्रिया बताई गई है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो पहला ये बोल रहा है कि अगर किसी भी राज्य को संसद मान लो किसी भी राज्य के लिए सोच रहा है कि उसका नाम परिवर्तन कर दें या उसके किसी क्षेत्र में बदलाव कर दें या नया स्टेट बनाए, तो वो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि ये क्या करेगा, राष्ट्रपति सिफारिश करेगा उस चीज़ को। जब राष्ट्रपति यहाँ पे सिफारिश करेगा तब जा करके उस पर प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है। देखिए दूसरा ये है कि विधेयक द्वारा यदि किसी राज्य के क्षेत्र नाम सीमा में परिवर्तन होने वाला है तो राष्ट्रपति को वह विधेयक उस राज्य या उन राज्यों के विधानमंडलों को विचार हेतु भेजना होगा। राष्ट्रपति इस विचार प्रक्रिया के लिए समय सीमा भी निर्धारित करेगा। ध्यातव्य है कि यह उपबंध मूल संविधान में नहीं था। ठीक है। इसे पांचवें संविधान संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। देखिए जब यहाँ पे हमारे राज्य का पुनर्गठन हो रहा था उस समय क्या है ना कि हम लोगों को एक सबसे मेन जो हमारा उस समय चुनौती था कि हम लोग सारे देश को पहले तो एक रखें, कोई भी खंडित ना हो, ये हमारे को ध्यान में रखना था। उस समय हमारे को केंद्र को भी बहुत ज़्यादा मजबूत रखना था, लेकिन साथ में ये भी देखा गया कि केंद्र इतना ज़्यादा मजबूत हो रहा है कि राज्यों के पास कोई अधिकार ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कि मूल संविधान जो था उसमें क्या किया गया था कि अगर संसद चाह रहा है कि हाँ हम किसी नए स्टेट का निर्माण कर देते हैं या उसके सीमा में परिवर्तन कर देते हैं, तो उस समय क्या था कि उस राज्य से कोई सलाह नहीं लेना है, कोई भी बातचीत नहीं करना है, डायरेक्टली संसद में अपना विधेयक पारित हुआ और वहां से राज्य का जो भी करना था उसको अलग करना था, नाम परिवर्तन सीमा वो हो गया। तो इसमें थोड़ा सा विवाद हुआ, तो इसमें इसलिए वो लोग फिर क्या किए कि पांचवा संविधान संशोधन किए। उसमें ये बात बोले कि ऐसा नहीं होगा। एक बार क्या कि जो जब भी हम लोग किसी भी राज्य के नाम सीमा में ये परिवर्तन करते हैं तो उस समय क्या करेंगे, उस राज्य के विधानमंडल में एक बार उससे भी विचार विमर्श कर लेंगे। ठीक है। और साथ ही राष्ट्रपति का भी मतलब उसमें समय सीमा भी बढ़ा देंगे। राष्ट्रपति का यहाँ पे मेन रोल होता है, तो वो क्या करेंगे, समय सीमा भी बढ़ा सकते हैं उनका विचार करने के लिए। तो ये तो बात हुआ, लेकिन आगे चल करके फिर यही बात होगा कि एक बार फिर से यहाँ पे 18वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें 1966 में उस समय पंजाब को अलग करके एक राज्य बनाना था, एक संघ शासित प्रदेश बनाना था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फिर से एक संशोधन किया गया, 18वां संविधान संशोधन। उसमें फिर से यही बात होगा कि ये जो सारी जो बातें हैं ना इसमें अगर राष्ट्रपति चाहेंगे, यदि संसद चाहेगा तो उनके इच्छा अनुसार होगा। ठीक है। वो किसी चीज़ के लिए बाध्य नहीं है कि हमारे को विधानमंडल के पास विचार विमर्श के लिए भेजना ही है। ठीक है। साथ ही उसमें ये भी हो गया कि संघ शासित प्रदेश में भी चाहें तो वो बदलाव कर सकते हैं। और ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि मेन जो रहेगा केंद्र का ही प्रभाव रहेगा। और केंद्र सबसे मूल बात मैं बता रहा हूँ, केंद्र क्या है, पूरे तरीके से स्वतंत्र है। ठीक है। उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। अगर किसी राज्य में कोई भी चेंजेस करना है तो जो केंद्र सरकार है उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। वो चाहेगा तो विचार करेगा, नहीं करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। जो यहाँ पे देखिए जो समय सीमा है, मान के चलिए कि एक विधेयक के पास विचार के लिए भेजा गया विधेयक को, ठीक है, विधानमंडल में, वो लोग उस पर कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं, समय पार हो गया, कोई मतलब नहीं है उसका भी। ठीक है। वो उसको संसद में वो पारित कर देंगे उसको। ये भी है इनके पास अधिकार। तो केंद्र बहुत ज़्यादा मजबूत है इस मामले में। ठीक है। तो मेन यही आपको ध्यान में रखना है।
आगे भी हम लोग यही सबको पढ़ेंगे। देखिए, राज्य के विधानमंडल को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित सीमा समय के भीतर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए वह विधेयक वापस भेजना होगा। ठीक है, राष्ट्रपति यदि चाहे तो समय सीमा बढ़ा सकती है। ठीक है, ये हो गया। यदि यदि राज्य का विधानमंडल निर्धारित समय के भीतर जो भी है विचार विमर्श जो मैं आपको बताया था कि वापस अगर नहीं भेजता, विधेयक को समय सीमा के भीतर वापस नहीं भेज रहे हैं, तो राष्ट्रपति विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। मैं आपको जो बोला ना कि विधानमंडल में नाम के लिए जाएगा, लेकिन उनका जो विचार, अगर वो लोग विचार भी भेज रहे हैं चाहे उसमें लेट कर रहे हैं, माने या ना माने, ये अपने संसद का, राष्ट्रपति के अधिकार में है। ठीक है, उनके लिए बाध्यता नहीं है ये सब। ठीक है, और देखिए इसी में और भी प्रक्रियाएं हैं। पांचवा देखते हैं। यदि राज्य विधानमंडल निर्धारित या पुनः बढ़ाई गई समय सीमा के भीतर अपने विचार राष्ट्रपति को भेज देता है तो भी संसद उस पे विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मैं अभी आगे बताया, पहले ही बताया था। यदि वह चाहे तो अपने साधारण बहुमत से राज्य के विधानमंडल में विधानमंडल की राय के विरुद्ध जाकर भी भूभाग में या नाम में आदि में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, अगर किसी राज्य क्षेत्र के अगर किसी राज्य क्षेत्र के क्षेत्र या सीमा या नाम आदि में परिवर्तन किया जाना है तो ऐसा विधेयक किसी विधानमंडल या अन्य संस्था को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। संसद अपनी इच्छा से ऐसा कदम उठा सकती है। ये सारी चीज़ों का मैं एक बार निष्कर्ष बता चुका था कि कुल मिलाकर के अब जितना भी प्रक्रिया पढ़ें, सब बस एक ही बात है कि यदि संसद, सारी चीज़ें अधिकार जो है संसद के पास है। किसी भी राज्य में कोई भी चेंजेस करना है, संसद चाहेगी, ठीक है, राष्ट्रपति चाहेंगे तो, और उस राज्य को बताएंगे या विचार विमर्श के लिए विधेयक को भेजेंगे। नहीं चाहेंगे तो नहीं भेजेंगे। इससे कोई भी किसी भी रूल में परिवर्तन नहीं होगा। यही अनुच्छेद अब हम लोग 4 जो देखेंगे उसमें यही बात है कि जो राज्यों में कोई भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, वो विशेष बहुमत नहीं होगा। ये हमारा अनुच्छेद 4 बताता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 4 में ये बताया गया है कि संसद किसी भी राज्य में कोई भी परिवर्तन करता है तो वो 368 के अनुच्छेद 368 के तहत जो हम लोग विशेष बहुमत से जो संशोधन करता है वो उसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 4 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि यदि संसद अनुच्छेद 2 या 3 में निर्दिष्ट निर्दिष्ट किसी विधि के द्वारा नए राज्यों की स्थापना या किसी राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमा आदि में बदलाव करने के लिए संविधान संविधान की पहली या चौथी अनुसूची में कोई परिवर्तन करती है तो ऐसा विधि को अनुच्छेद 368 के अनुरूप संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए। आपको ये इसमें याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक को आपको एक बार अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं नॉर्मली। ठीक, देखिए अनुच्छेद 1 में क्या किया गया है, हमारे भारत का नाम इसमें रखा गया है। दूसरे में क्या है कि सिर्फ इसमें एक तरीके से जो जो राज्य होगा वो जितने भी पहली अनुसूची में जो भी नाम है जितने भी राज्यों का, वो ही वहाँ पे वो राज्य कहलाएंगे। तो ये अनुच्छेद 1 के 2 में है। तीसरे में क्या बताया गया है, राज्य क्षेत्र का जो कैटेगरी है उसमें बांटा गया है। अनुच्छेद 1 के ही 3 में, याद रखना। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि मतलब अनुच्छेद 2 में संसद को शक्ति दे दिया गया है। आप बस इतना ध्यान रखना कि राज्य में कोई भी परिवर्तन करना है तो वो अनुच्छेद 2 के तहत उनको शक्ति प्राप्त है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 3 में उनको ये शक्ति जो दिया गया है ना, वो मतलब उसमें वो किस किस तरीके से, एक तरीके से सीमाएं बोल सकते हैं, वो किस प्रक्रिया से उसमें परिवर्तन कर सकती है, यह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दिया गया है, ये 3 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 4 के अंतर्गत ये बताया गया है
कि उसमें जो परिवर्तन करेंगे, संसद कोई भी परिवर्तन करेगी, तो वो साधारण बहुमत के अंतर्गत आएगा, यानी कि 368, जो अनुच्छेद 368 है उसके अंतर्गत संशोधन नहीं कहलाएगा। यदि 368 अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि राज्यों का भी सलाह लेना उसमें नेसेसरी हो जाता है, या बहुमत जो होता है वो बहुमत, विशेष बहुमत से विधेयक को पारित करना पड़ता है। तो ये जब ये सब चीज़ है ही नहीं, क्योंकि वो साधारण बहुमत है, यानी कि 368 के अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो ये अनुच्छेद 4 बताता है। ठीक है। बाकी आप ये सब चीज़ तो अच्छे समझिएगा, मेन इसमें यही है। बाकी आप इसमें ये भी जान गए हैं कि जो राष्ट्रपति है उसके लिए कोई भी चीज़ों का बाध्यता नहीं है। ठीक है ना, ये सारा चीज़ ये भी याद रख सकते हैं आप। पांचवा जो संविधान संशोधन हुआ 1955 में, इसमें बताया गया कि जो राष्ट्रपति रहेगा वो क्या करेगा, वो विधानमंडल को विचार के लिए भेजेगा, कोई भी कुछ भी करे यदि राज्य में। लेकिन फिर वही जो मैं आपको बताया, 18वां संविधान संशोधन 1966 में पंजाब के निर्माण में उस समय वो लोगों ने फिर से एक जो संशोधन करके फिर भी ये बात कर दी कि वो जो है स्वतंत्र है, वो उसमें कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, उनको विचार के लिए भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अनुच्छेद 4 देख लिया, ये पूरा अनुच्छेद 4 में मैं आपको बता दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इससे क्या है, इसमें जो उस समय पुनर्गठन जो था, उस समय जब हम लोग राज्यों का निर्माण कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा ये विवादित था कि हम लोग राज्यों का जो निर्माण है वो कैसे करें, क्या उसका आधार क्या हो, राज्य का निर्माण करने का आधार क्या होना चाहिए। तो उसके लिए तीन तीन आयोग बनाया गया कि वो लोग एक तरीके से उसमें विचार करें कि हम लोग अपने जो राज्य हैं उसको कैसे बनाएं। ठीक है, तो देखिए पहला जो था धर आयोग, कभी दर आयोग लिखा होता है या धर आयोग है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिएगा कि ये 1948 में ये जो आयोग बना। ठीक है, और इसने मेन इसका थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि ये एस के धर जो हैं, ये हैं इनके अध्यक्ष उस समय थे। ठीक है, तो ये भाषाई प्रांत आयोग के नाम से जाना गया। ठीक, इसमें आपको मेन यही याद रखना है कि जो धर आयोग है, ये जो है अपनी सिफारिश जब भेजा तो उसमें मेन उसका जो जो विचार था, वो ये विचार था कि जो राज्यों का पुनर्गठन होगा वो भाषाई आधार पे ना होकर के प्रशासनिक सुधार के अनुसार होना चाहिए, यानी कि प्रशासन के अनुसार राज्यों का निर्माण किया जाए। ठीक है, ये धर आयोग का मेन जो उनका एक तरीके से सिफारिश था। ठीक है, कि ऐसे बनाया जाए, उनका एक विचार था। तो ये धर आयोग के बारे में आपको याद रखना है कि वो लोग क्या करते हैं, भाषा को नहीं मानते हैं, भाषा के ऊपर नहीं करना है आपको, भाषा के आधार पे आपको पुनर्गठन नहीं करना है, प्रशासनिक आधार पे करना है। फिर जेवीपी समिति आती है। ठीक है, ये भी 1948 में, इसमें मैं बता दे यहाँ पे देख लीजिएगा कि जेवीपी समिति में जो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये तीनों, इसलिए इन तीनों से यहाँ पे जेवीपी समिति बना है नाम उसका रखे हैं। इन लोगों ने थोड़ा सा जो धारा आयोग है उससे जस्ट हम लोग उसी से रिलेट करके याद रखेंगे कि इन लोग भी नॉर्मली तरीके से, ठीक है, भाषा के रूप में जो हमारे राज्य बनना चाहिए, इस बारे में उन लोगों ने भी अस्वीकार कर दिया, नॉर्मली तरीके से अस्वीकार कर दिया। बस इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है। सबसे मेन है ये फजल अली आयोग, क्योंकि ये लोग जो है थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से इस चीज़ को बताते हैं। ठीक है, ये बना 1953 में। ठीक है, ये भी एक 3 सदस्यीय आयोग था। इसमें फजल अली आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, और दो अदर भी थे सदस्य, जो के एम पणिकर और एच एन कुंजरू। तो ये भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आयोग से क्वेश्चन पूछता है तो ये थोड़ा सा आयोग, जैसे फजल अली आयोग किससे संबंधित है ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राज्य पुनर्गठन से। इसका आपको मेन चीज़ याद रखना है कि ये लोग ही सिफारिश करते हैं कि राज्यों का गठन एक तरीके से भाषा के आधार पे होना चाहिए। लेकिन ये लोग का आपको ये भी बात याद रखना है कि एक राज्य
एक भाषा एक राज्य के आधार पे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अब हमारे जो देश में बहुत सारा भाषाएं हैं, बहुत सारा अलग अलग लैंग्वेज है। तो यदि इतने सारे लैंग्वेज का एक एक स्टेट बनेगा तो कैसा रहेगा फिर। तो इसलिए ये बोले कि भाषा के आधार पे बनाओ, लेकिन ऐसा नहीं बनाना है कि केवल एक भाषा एक राज्य में हो। इससे भी क्या हो, एक मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, विवाद हो जाएगा हमारे राज्यों में, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या किए कि भाषा को हम लोग महत्व देंगे, लेकिन एक ही भाषा को महत्व नहीं देंगे। ये इनका मेन जो सिफारिश था फजल अली आयोग का, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। देखिए, एक राज्य एक भाषा के जो सिद्धांत है उसको क्या कर दिया इन्होंने, अस्वीकार कर दिया। ठीक है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि जो इनका जो मत था वो किसी भी राजनीतिक इकाई में पुनर्निर्धारण में इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए, यानी कि किसी भी हालत में हमारी जो भारत की एकता है वो बनी रहनी चाहिए। ये जो चैप्टर है इसमें बस इतना ही था, और हम लोग इसमें थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। और देखिए इसमें है 1 अक्टूबर को, कोई दिक्कत नहीं है, उसको याद नहीं रखें तो भी चलेगा, 1953 में। ठीक है, 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य बना। याद रखेंगे आपको, 1953 में ये भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला जो राज्य है वो है आंध्र आंध्र प्रदेश। ठीक है। थोड़ा बहुत ये भी याद रखें कि रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो रियासती मंत्रालय बनाया गया है। ठीक है। और इसमें मेन ये याद रखना है कि जो जूनागढ़ रियासत था उसको जनमत संग्रह के आधार पे उसको कैप्चर किए। उसी तरीके से जो हैदराबाद का रियासत था वो पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, और जो जम्मू कश्मीर का जो रियासत था वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में शामिल किया गया। तो ये याद रखना है। उसके बाद से ये लास्ट ये याद रखना है कि देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो ये आपका इस चैप्टर से ये कंप्लीट हो जाता है। इतने से आपका बहुत अच्छे से आपका तैयारी हो जाएगा। इसके बाद से मैं जस्ट अभी प्रश्न भी लेकर के आऊँगा, इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी हम लोग देखेंगे और समझेंगे। ठीक है। तो ये आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।